After reading and making a 15-minute video, I think that's it. But ending is just a new beginning. Because learning is constant. So today I'm gonna share with you the top 10 learnings that I have learned from Rich Dad Poor Dad after revisiting it. So take a deep breath, take your headphones on, get a quiet place and let's go. Lesson number 1. Learn to listen. Just imagine, जिमी अमेरिका के एक फेमस और बेस्ट सेलर ऑथर है और सूजन उनका इंटरव्यू ले रही थी। दोनों की कन्वर्सेशन में कुछ भी सिमिलैरिटीज नहीं थी। जिमी बात कर रहे थे अमीर लोगों के सीक्रेट्स के बारे में और सूजन मोटिवेशन की बातें कर रही थी। कन्वर्सेशन हो ही रही थी कि सूजन ने जिमी से कहा, सर मैं भी आपकी तरह एक फेमस ऑथर बनना चाहती हूँ। जिमी ने सूजन के कुछ आर्टिकल्स पेपर में देखे थे और वो उनकी राइटिंग से बहुत इम्प्रेस हुए। जिमी ने पूछा, इतनी अच्छी राइटिंग करने के बाद भी आपको कौन सी चीज आगे बढ़ने नहीं दे रही है? इस पर सूजन ने कहा, सब लोग मेरी राइटिंग को अच्छा कहते हैं और तारीफ करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं ये पेपर का काम इसीलिए करती हूँ क्योंकि इससे कम से कम मैं अपने बिल्स तो पे कर सकती हूँ। जिमी ने सजेस्ट किया कि अमेरिका में उनका एक फ्रेंड है जो एक स्कूल रन करता है जो लोगों को और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को सेल्स की टेक्निक सिखाता है। मेरे ख्याल से आपको वो ज्वाइन करना चाहिए। ये सुनकर सूजन गुस्सा हो गई और इंटरव्यू को बीच में ही छोड़कर चली गई। जिमी को ये देखकर बहुत बुरा लगा और वो अब ये सोच रहे थे कि काश मैंने उन्हें सजेशन दिया ही ना होता। और जिमी को ये समझ आ चुका था कि 99% ऑफ द वर्ल्ड टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लोगों से भरी हुई है और ये लोग अमीर बनने के सिर्फ एक स्किल से ही दूर हैं और वो है लिसनिंग। यस, और ये एक ऐसी स्किल है जिसे हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। स्कूल में हमें सिर्फ रीडिंग और राइटिंग ही सिखाया जाता है, बट लिसनिंग के लिए कोई ट्रेनिंग या स्कूल या कॉलेज नहीं है और यही इस बुक का मेन लेसन है। जब हम किसी को सुनते हैं तो हम उसके नॉलेज से सीख रहे होते हैं जो उन्होंने पिछले कई सालों में सीखा है और हमें इसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। अगर हम सामने वाले की बात को सूजन की तरह सुनते ही नहीं है तो लॉस तो हमारा ही है क्योंकि ग्रो हमें करना है और जो अपनी विजडम हमारे साथ शेयर कर रहा है वो तो ऑलरेडी ग्रो कर चुका है। सो लर्न टू लिसन। लेसन नंबर 2. पे योरसेल्फ फर्स्ट। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट ने जब टॉयज बाय करने के लिए रिच डैड से पैसे मांगे तब उनके रिच डैड ने मना कर दिया और रॉबर्ट को $1 हाथ में देकर कहा, एक्सपेंसेस बढ़ाने से पहले एसेट्स क्रिएट करो ताकि एसेट से तुम लाइफ टाइम तक पैसे अर्न कर सको। खुद को सबसे पहले पे करो और उन एसेट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करो जो आपको पैसे कमा कर दे और वो पैसे आपके लिए काम करे। और इन शब्दों ने ही रॉबर्ट की फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत की थी। रॉबर्ट ने 3 चीजें सीखी, फर्स्ट सेव, सेकंड इन्वेस्ट एंड थर्ड बिल्ड वेल्थ। और टाइम के साथ साथ रॉबर्ट के पैसे मल्टीप्लाई हो गए थे, बट उनके फ्रेंड्स के टॉयज बेकार हो चुके थे और मिट्टी में मिल चुके थे। सो द लेसन इज, अपने फाइनेंशियल गोल्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए और एक दिन आपका पैसा आपके सारे डिजायर्स को पूरा करेंगे। लेसन नंबर 3. बाय लग्जरीज लास्ट नॉट फर्स्ट। एक शहर में सैम नाम का एक आदमी रहता था और उसकी फिलॉसफी बहुत यूनिक थी और वो थी बाय लग्जरीज लास्ट नॉट फर्स्ट। जबकि उसके दोस्त नए नए गैजेट्स और फैशन कपड़े खरीद रहे थे, लेकिन सैम ने रिस्ट्रेंट को प्रैक्टिस किया और हमेशा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस देकर जरूरत का ही सामान खरीदा और सेविंग करी। कई साल बीत गए और जिंदगी अब इम्तिहान ले रही थी। एक दिन सैम की हेल्थ अचानक से ही बहुत खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से सैम कई महीनों तक काम नहीं कर पा रहा था। सैम के दोस्त जिन लोगों ने लग्जरीज के ऊपर अपना पैसा खर्च कर दिया था, उन लोगों को अपने ही हेल्थ क्राइसिस के टाइम पर सरवाइव करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन सैम के सेविंग्स ने फाइनेंशियल सेफ्टी का काम किया और सैम ने अपने बुरे टाइम में भी खुद की हेल्प की और आराम किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सैम के दोस्तों को उसकी फिलॉसफी की बातें समझ आ रही थी और उन्होंने ये नोटिस किया कि धीरे धीरे सैम अमीर और अमीर बनता जा रहा है, बट वो लोग कर्जे में ही डूबे हुए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। सैम के एग्जाम्पल से इंस्पायर होकर उन्होंने भी सीरियस होकर इन्वेस्टिंग और सेविंग करना शुरू कर दिया। और एक दिन सैम को एक अपॉर्चुनिटी दिखी, एक ग्रोइंग स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका। और सैम ने अपनी सेविंग्स, जिसे वो पिछले कई सालों से सेव कर रहा था, उन पैसों से उस अपॉर्चुनिटी को लॉक कर लिया था और उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी। साथ ही वो अपनी लग्जरी लाइफ को भी एंजॉय कर रहा था जिसे वो हमेशा से पाना चाहता था। सैम की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा लग्जरी को लास्ट में बाय करो, ना कि पहले। सैम ने हमें ये सिखाया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और राइट इन्वेस्टमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने से
लॉन्ग रन में हम लग्जरीज को अफोर्ड करने के साथ ही और भी ज्यादा पैसा कमाते हैं बिना अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किए। लेसन नंबर 4, रिड्यूस एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज। ये बात है 2007 की। एक गांव में 2 पड़ोसी रहते थे, एलेक्स और बेन। दोनों को ही हाल ही में प्रमोशन मिला था। ये लोग एक ही कंपनी में सेम जॉब कर रहे थे। दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें प्रमोशन मिला है, लेकिन दोनों ने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अलग तरीके से अप्रोच किया था। एलेक्स अपने प्रमोशन को एंजॉय करना चाहता था क्योंकि उसने इतनी मेहनत जो की है। सब प्रमोशन मिलते ही एलेक्स ने एक नई कार, नया घर बाय कर लिया था और एक्सपेंसिव डिनर एंजॉय कर रहा था। एलेक्स ने अपनी लायबिलिटीज की कॉलम को कार लोन, होम लोन और क्रेडिट कार्ड के लोन से भर लिया था और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहा था। वहीं दूसरी ओर बेन को रिच डैड का लेसन नंबर 4 याद था, जो खर्चों और लायबिलिटीज को कम करने के बारे में था। बेन ने पुराने ही घर में रहने का डिसीजन बनाया और उसने ये भी डिसाइड किया कि वो अपने पुराने ही कार को यूज करेगा और अपने पैसों को एक्सपेंसिव जगह स्पेंड करने के बजाय जितना हो सके उतना सेव करेगा। और बेन ने अपने एक्स्ट्रा इनकम को अपने डेप्ट को पे करने में और स्टॉक्स और रियल एस्टेट जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। कई साल बीत गए और एलेक्स की लग्जरी लाइफस्टाइल ने उसे फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल दिया था और अपने डेप्ट को पे करने में एलेक्स बहुत स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन बेन की समझदारी की वजह से इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी। एंड फाइनली द डार्क डे, 2008 का वो दिन, फाइनेंशियल क्राइसिस। और इस सिचुएशन में दोनों ने ही डिफरेंट तरीके से इस सिचुएशन से खुद को निकाला था। दोनों की सैलरी में एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हमें देखने को मिला, बट एलेक्स के पास ऑलरेडी बहुत सारा पेएबल डेप्ट और हाई एक्सपेंसेस थे जिसे वो पे नहीं कर पा रहा था और एलेक्स को अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को सेक्रीफाइस करना पड़ा अपने डेप्ट्स को पे करने के लिए। ये एक पेनफुल डिसीजन था, लेकिन बेन के पास ऑलरेडी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी क्योंकि उसने एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को रिड्यूस कर दिया था और अपना पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया था। सो द लर्निंग इज, अपने एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को रिड्यूस करने से हम खुद को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं और वेल्थ बिल्ड करने के लिए हम अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा ओपन रहते हैं। बेन की सूझबूझ और समझदारी की वजह से बेन लॉन्ग रन में बहुत ही तेजी से अपनी वेल्थ को ग्रो करवा रहा था, जबकि एलेक्स ने इसी लर्निंग को बहुत ही मुश्किल तरीके से सीखा था कि लायबिलिटीज को बाय करने से हम फाइनेंशियली सफर कर सकते हैं। लेसन नंबर 5, एम फॉर मोर वैल्यूएबल एसेट्स। एक छोटे से शहर में 2 दोस्त रहते थे, राजू और मुन्नी, और दोनों को अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से एक छोटी सी इनहेरिटेंस यानी विरासत मिली थी। मुन्नी ने डिसाइड किया कि वो अपने इन पैसों से अपनी ड्रीम कार खरीदेगी। उसने सोचा ऐसा करने से उसे खुशी मिलेगी। बट राजू को लेसन नंबर 5 यानी एम फॉर मोर वैल्यूएबल एसेट्स के बारे में पता था और उसने वेल्थ रोड मैप को चूज किया। राजू ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना शुरू कर दिया और शहर से बाहर एक लैंड को कम प्राइस में ही खरीद लिया। टाइम के साथ साथ राजू ने बहुत मेहनत करी और पैसे सेव किए और उस लैंड में एक छोटा सा रेंटल अपार्टमेंट बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। बट मुन्नी अपनी कार को एंजॉय कर रही थी, लेकिन कुछ साल बाद वो अपने कार से बोर हो चुकी थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे। कई सालों बाद रियल एस्टेट का बूम आया और राजू के रेंटल प्रॉपर्टी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया और उस जमीन की प्राइस आसमान छू रही थी। बट मुन्नी की कार अब पुरानी हो चुकी थी और अब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। राजू की वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट और उसके एसेट्स ने उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी और उसका रियल एस्टेट वेंचर एक्सपेंड कर रहा था। वहीं दूसरी ओर मुन्नी अपनी चॉइस को लेकर सैड फील कर रही थी क्योंकि उसकी कार की रीसेलिंग वैल्यू नीचे ही जा रही थी। इन शॉर्ट, क्लियर लेसन ये है कि हमेशा वैल्यूएबल एसेट्स को सर्च करते रहो और राजू ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था जिसने उसे फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, जबकि मुन्नी के कार बाय करने के डिसीजन ने उसे फिर से गरीब बना दिया था। लेसन नंबर 6, बी इन कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। जस्ट इमेजिन कि कोलकाता में 2 भाई विजय और बिपिन रहते हैं। दोनों ने ही अपना बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन बनाया। विजय इस बात से एक्साइटेड हो गया और विजय के ज्यादातर डिसीजंस इमोशन ड्रिवन ही होते हैं। जब भी विजय कोई चैलेंज या फाइनेंशियल सेटबैक फेस करता था तो उस पर सोचने के बजाय इमोशनली रिएक्ट कर देता था। कई बार जो डील्स उसके हाथों में होते हैं वो भी उसे गवा देता था। बट बिपिन को पता था कि एक बिजनेसमैन को अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए। शांत रहना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, बट ये सही है। और जब भी बिपिन चैलेंजेस को फेस करता था तो वो उस प्रॉब्लम को केयरफुली एनालाइज करता था और राइट डिसीजंस ही लेता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, विजय को अपने बिजनेस में बहुत सारे सेटबैक्स मिल रहे थे क्योंकि विजय अपने इमोशंस में आकर ही सारे डिसीजंस ले रहा था।
बट बिपिन का बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था क्योंकि उसका डिसीजन लॉजिक और स्ट्रैटेजी बेस्ड होता है। एक दिन दोनों के बिजनेसेस में बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ, जिसकी वजह से विजय बौखला गया था और इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से उसका बिजनेस बंद हो गया था। बट बिपिन शांत रहा, उसने अपने मेंटोर से सलाह ली, इस क्राइसिस से निकलने का एक सोल्यूशन ढूंढ निकाला। विजय और बिपिन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने डिसीजंस इमोशनल होकर लेंगे तो हमारा बिजनेस का बंद होना तय है। बट अगर हम बिपिन की तरह अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करते हैं और अपने मेंटर से प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो हम एक ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। इन शॉर्ट, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वही लाइफ में आगे बढ़ता है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, दैट मीन्स it's worth it of your time. So thank you so much for watching this video till the end. एंड इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी बार हम एक पुरानी बुक को पढ़ते हैं हमें हर बार उसमें से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है और हम सोचते हैं अरे ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला, क्या पहले मैंने इसे मिस कर दिया था। सो अगर आप ऐसी लर्निंग्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।